देखो, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहता है कि सर जो माइंड जो है ना, जो दिमाग है, वो स्थिर नहीं हो पाता, वो रुक नहीं पाता, दिमाग लगातार चलता रहता है। तो ये जो दिमाग का चलना है, इस दिमाग के चलने को हम कैसे कम करें, इसको कैसे रोकें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो साइंटिफिक सीबीटी का सेशन है मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एक रियल एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक फीमेल का एग्जाम्पल है। उनका क्या शिकायत रहता है कि सर दिमाग जो है ना, हर वक्त चलता रहता है, इसमें जो घुसी हुई बात है वो बाहर नहीं निकल पाती। मैं मेरे दिमाग में चलने वाले जो ये ख्याल है ना, इन ख्यालों से फ्री नहीं हो पाती। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आपके दिमाग में किस तरह के ख्याल चलते हैं, तो उन्होंने बताया कि सर मेरे एक मौसी जी है, तो उन्होंने हमें हमारे एक दूसरे रिश्तेदार के बारे में बोला कि आप लोग उनसे बातचीत नहीं करोगे, आप उनके साथ में आना जाना नहीं रखोगे, वो अच्छे लोग नहीं है। तो हमने उनकी बात को क्या किया, मान लिया। अब बात मानने के 2 महीने बाद में मैं जब अपना सोशल मीडिया अकाउंट चला रही थी, तो मैंने ये देखा कि मेरे जो मौसी जी, जिन्होंने मुझे ये कहा था कि आप उन रिश्तेदार से बातचीत नहीं करेंगे, वो अच्छे नहीं है, तो वो उनके साथ में मिल गए और उनके साथ में उन्होंने पार्टी की, सामाजिक कार्यक्रम किया, और उसके जो फोटोज है वो फोटो उन्होंने किस पे डाली, सोशल मीडिया पे डाली। अब उनकी ये जो फोटो देख के मुझे बहुत ज्यादा खराब फील हुआ, मुझे बहुत ज्यादा घुटन महसूस हुई। मुझे लगा कि देखो यार, ये हमें तो ये कह रहे हैं कि आप उनसे बातचीत नहीं करो, और खूब उनके साथ में क्या कर रहे हैं, फोटोज अपलोड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने मौसी जी को फोन किया कि आप हमें तो ये कह रहे हो और खुद जो है आप उनसे बातचीत कर रहे हो, उनसे मेल मिलाप कर रहे हो। तो जब मैंने मौसी जी से बातचीत किया फोन के ऊपर, तो मौसी जी जो है उनके साथ में मेरी बहस हो गई। अब उनके साथ में बहस हो गई, बहस के अंदर हमारी बातचीत है वो थोड़ी सी और ज्यादा आगे बढ़ गई, गाली गलौच भी हो गया, बहुत सारा उन्होंने खूब सुनाया, मैंने भी उनको खूब सुनाया। अब मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल रही कि उन्होंने ऐसा किया क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब उस समय जो हमारी बातचीत हुई, उसके बाद में शाम तक मुझे थोड़ा लगा कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मैंने उनको फोन करके सॉरी भी बोल दिया। लेकिन ये बात जो है वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही कि भाई मैंने तो उनकी बात मानी, उन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी। हर वक्त ये दिमाग में चलता रहता है, और अक्सर हम सब लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है कि हमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं और हम उनकी बात मान लेते हैं। जब हम उनको अपनी बात बोलते हैं तो वो हमारी बात नहीं मानते, तो फिर हमारे दिमाग में चलता है यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो इसकी सारी बातें मान रहा हूं, फिर भी ये मेरी बात नहीं मान रहा। यहां पर जो सीबीटी का प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर हम हमारे माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, माइंड को शांत करना चाहते हैं, तो चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है, सीबीटी का प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पहली चीज तो ये कि मौसी जी ने जो आपसे कहा कि आपको दूसरे रिश्तेदार से बातचीत नहीं करनी, अब बातचीत करने या न करने का मौसी जी का आपको क्या था, एक सजेशन था। अब वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी आपको बोले, हो सकता है वो आपको कोई कसम भी खिला दे कि नहीं, आपको कसम है आप उनसे बातचीत नहीं करोगे। इनका जो एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई आप उनसे बातचीत नहीं करोगे, इनके हाथ में सिर्फ कहना है। मानना या ना मानना ये किस पे निर्भर करता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप किसी से किस तरह से का व्यवहार करते हो ये आप पे निर्भर है, लेकिन सामने वाला व्यवहार करता है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं, वो सामने वाला जिम्मेदार है। तो मौसी जी ने आपको ये कहा कि आपको उनसे बातचीत नहीं करना है, आपको उनके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना है, आपको उनके साथ में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं रखना है। आपने इनकी बात को माना। अच्छा, इनको हो सकता है उस टाइम आपके उस दूसरे रिश्तेदार से किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा रही होगी, किसी भी प्रकार का उनके साथ में कोई झगड़ा रहा होगा, उस झगड़े बस जो उस समय की एक टेम्पररी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो उसके कारण उन्होंने आपको बोला।
अब यहां पे आपको अपनी परिस्थिति में कुछ सोचने की जरूरत थी कि भाई मेरा उनके साथ में कोई ऐसा कोई गड़बड़ वाला मामला है क्या। मैं जो मौसी जी की बात सीधी सीधी मान रही हूं, तो मेरे पास में मानने की और क्या वजह है। मेरे पास में मानने की कोई वजह नहीं सिवाय इसके कि मौसी जी ने कहा है। अब यहां पे मानना और न मानना, इन दोनों परिस्थितियों के लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार। मौसी जी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा ठीक है, किसी एक परिस्थिति में इन्होंने आपसे कह दिया। अब कोई भी जो चीज है वो परिस्थितिवश ही होती है। जब इनका उनके साथ में गड़बड़ था तब उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया। अब जब वो परिस्थिति इनके जीवन में नहीं रही, उनका उस दूसरे रिश्तेदार के साथ में जो रिश्ता है वो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। क्योंकि हर रिश्ते के अंदर खटास आती है, वो खटास कोई परमानेंट नहीं होती, वो परिस्थितियों बस होती है। जब सिचुएशन आई तो गड़बड़ हो गया, सिचुएशन ठीक हुई तो मामला वापस नॉर्मल हो गया। अब आप उनकी इस बात को पकड़ के बैठे हैं, ये गड़बड़ भी किसका है? हमारा है। ये मौसी जी का गड़बड़ नहीं है। तो हम यहां पर जो ये सवाल कर रहे हैं ये सवाल ही गलत है। अगर हम ये सवाल करते रहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, भाई उस समय उनको पीड़ा महसूस हो रही थी, उस समय उनको दर्द महसूस हो रहा था, उस दर्दवश उन्होंने ये सारी बातें कही। अब आप उस बात को हर दिन अपने दिमाग में पकड़ के बैठेंगे, नहीं उन्होंने ऐसा कहा, ये उनकी गड़बड़ नहीं, ये गड़बड़ किसकी है? हमारी है। तो ये चीज हम अपने स्तर पर इसको क्लियर करें कि मौसी जी ने जो कहा था वो परिस्थिति वश कहा था। अब सर यहां पे मुझे एक और गिल्ट फील होता है कि मैंने उनको कॉल क्यों किया, मैं उनकी बात को क्यों माना। मैंने यहां पर एक चीज और समझने की जरूरत है कि हम भी किसी बात के लिए जो राजी होते हैं ना, वो परिस्थिति वश ही राजी होते हैं। हम कोई ऐसा नहीं है कि अपनी पूरी प्लानिंग के तहत हम किसी से राजी होते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं तब हम क्या होते हैं? किसी बात पर राजी होते हैं। यहां पर एक चीज समझने की है कि आप भी जब उससे इस बात पर राजी हुए थे मौसी जी से, तो उस समय आपका हो सकता है मौसी जी के साथ में कोई फेथ का कोई रिलेशन बना हुआ हो, जिसमें मौसी जी के व्यवहार से आपके भीतर एक भरोसा बना हुआ हो कि हाँ मौसी जी जो है वो क्या है, मेरे लिए फेथफुल है। तो उस भरोसे वाली परिस्थितियों के कारण आप मौसी जी की बात पे क्या हुए? राजी हुए। अगर आप अपनी तरफ से उनकी बातों से राजी होना आपके अगर आपके हाथ में है, तो आप अब भी उनसे क्या हो सकते हो? राजी हो सकते हो। क्या आप अभी भी राजी हो सकते हो उनकी बातों से? तो अब आप उनकी बातों से राजी नहीं होने वाले। अगर वो आपको कितना भी कन्विंस कर दे, क्या अब भी आप उनकी बातों को मानोगे? नहीं। तो आपका मानना वो भी किसकी वजह से था? हालात की वजह से था। और आपका अब न मानना ये भी किसकी वजह से? हालात की वजह से। तो जो इवेंट हुआ वो किसी इंटेंशनल प्लानिंग के तहत नहीं हुआ। मौसी जी ने कोई प्लानिंग नहीं की, आपने भी कोई भी इंटेंशनल प्लानिंग नहीं की। मौसी जी का भी जो व्यवहार है वो भी परिस्थितियों से बंधा हुआ था। जब परिस्थितियां थी तो उन परिस्थितियों में उन्होंने जो भी अपनी तरफ से कहना था वो आपको कहा। और आपकी जब परिस्थितियां थी कि आप इनकी बात को मान सकते थे, तब आपने इनकी बात को माना, पर वो परिस्थितियों बस माना, आपने कोई अपनी इंटेंशन से नहीं माना। और अब आप उनकी बात को नहीं मान रहे, अब भले वो आपको कितना ही कन्विंस कर दे, तो ये भी किसके कारण से है? परिस्थिति वश है, सिचुएशनल है। तो अगर हम इस पूरे इवेंट को इंटेंशनली एक्सप्लेन करते रहेंगे कि नहीं ये तो कोई जानबूझ के मौसी जी जो है वो हमारे साथ में कोई खेल खेल रही है, कोई गेम खेल रही है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, जब हम इस तरह का प्रश्न करते रहते हैं तो ये प्रश्न क्या शो करता है कि इंटेंशनली कुछ प्लानिंग की जा रही है। और जब आप इंटेंशनली या पर्सनली कोई प्लानिंग की जा रही है तो वो चीज फिर हमारे दिमाग से नहीं निकलती। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को इस तरह से एक्सप्लेन करते हो कि नहीं हालात ऐसे हो गए थे भाई, उन हालातों की वजह से जो भी व्यवहार है वो व्यवहार हुआ, क्योंकि हमारा जो व्यवहार जो है वो हालातों से बंधा हुआ है। आप सर्दी के अंदर स्वेटर पहनते हो, भले आप कितना ही अच्छा स्वेटर पहनते हो, भले आपको स्वेटर जैकेट कितना ही पसंद क्यों ना हो, गर्मी में आप कभी नहीं पहनते। भले आपकी कितनी इच्छा हो जैकेट पहनने की, लेकिन गर्मी में कभी भी नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार हालातों से बंधा हुआ है, हमारा सोचने का तरीका हालातों से बंधा हुआ है। तो मौसी जी के हालात पहले ऐसे थे, तो उस हालात में उन्होंने आपको कुछ व्यवहार करने के लिए बोला, और मौसी के जी के जब हालात बदले तो उनका व्यवहार भी क्या हो गया? बदल गया। यही क्या है? जीवन का सनातन सत्य है। और आपका हालात जब ऐसा था कि आप मौसी जी की बात से क्या हो सकते थे? कन्विंस हो सकते थे, तो आप कन्विंस हो गए। और अब हालात वैसे नहीं है कि आप किन की बातों से कन्विंस हो सकते हो, मौसी जी की बातों से कन्विंस हो सकते हो। तो अब आप कन्विंस
नहीं हो रहे। तो ये जितना भी इवेंट हो रहा है ना, ये सिचुएशनल हो रहा है। तो आप इसको जितना सिचुएशनली एक्सप्लेन करेंगे उतना ही आपका माइंड क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। लेकिन अगर आप इसको इंटेंशनली एक्सप्लेन करेंगे, नहीं किसी की प्लानिंग के तहत ऐसा हो रहा है, कोई जानबूझ के कोई प्लान कर रहा है, तो फिर ये चीजें हमारे दिमाग से नहीं निकलेगी। ये चीजें हमारे दिमाग में पड़ी रहेगी, ओवर थिंकिंग का फॉर्मेशन करेगी, और उस ओवर थिंकिंग से एंजाइटी जो है वो क्रिएट होगी। और जब आपका ब्रेन एक लेवल तक एंजाइटी को झेल सकता है, जब वो झेल नहीं पाएगा तो फिर वो आपकी बॉडी के अंदर फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो अगर हम इन सारे प्रोसेस को सही करना चाहते हैं तो हमें हमारे दिमाग के अंदर जो कहानियां बन रही है, उन कहानियों की रियलिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तभी हम अपने माइंड को क्या कर पाएंगे, रिलैक्स कर पाएंगे, नॉर्मल कर पाएंगे। नहीं तो हम नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD, इन सबको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।